हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय द बुक में। बाय द बुक में आपको यूपीएससी, एपीएससी और वेरियस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के अच्छे कंटेंट एंड वीडियो कोर्सेज उपलब्ध मिलेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी के कोर्स में, वो था द क्राउन रूल और द कंपनी रूल के अंडर जो जो एक्ट्स पास हुए, और हम लोगों ने द रेगुलेटिंग एक्ट विच वॉज जो पहला एक्ट था जो पास हुआ 1773 में, उस एक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक किया हम लोगों ने। इस वाले वीडियो में हम लोग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का इम्पोर्टेंस प्लस उसके सारे फीचर्स ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पंचानंद दत्ता बोरा आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने जिस टॉपिक पे छोड़ा था वो टॉपिक था ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले का इंडिया का सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्कस किया था। आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हम लोग, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बात किया था कि लास्ट में पहुंचते पहुंचते 1772 पहुंचते पहुंचते ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक्रप्सी फेस किया, उसका दिवाला निकल गया था। सो आज उस बैंक्रप्सी के क्या क्या रीजंस थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंक्रप्सी के 4 रीजंस। पहला था एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड था बंगाल फेमाइन, तीसरा था टी ट्रेड डाउनफॉल और चौथा है करप्शन। चलिए हम लोग एक एक को डेप्थ में जाके एनालाइज करते हैं। पहला वाला है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो था 1766 से 1769 तक। ठीक है, अभी मैसूर वॉर में क्या हुआ था? मैसूर वॉर करीब 4 साल चला, ठीक है, लेकिन 4 साल में क्या हुआ, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ये चला ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में, लेकिन इस वॉर में ना तो कोई जीता ना कोई हारा। तो क्या हुआ, इतने साल चलाने के बाद भी एक वॉर जब फाइट होता है उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स रहते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये वॉर फाइट कर रहा था उसके ऑब्वियसली बहुत सारे खर्चे हुए होंगे, वेपनरी में या फिर सोल्जर्स को राशन पानी ये सब देने में उन लोगों का बहुत खर्चा हुआ होगा। तो इतने साल जो उन लोगों ने वॉर फाइट किया, लेकिन उन लोगों को उस वॉर से कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि कोई जीता नहीं, तो ये न्यूट्रल होके रह गया और इसका कोई बेनिफिट नहीं निकला। तो इसके वजह से ये बहुत बड़ा झटका लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। कैसे? इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंस में उन लोगों का बहुत घाटा हुआ इस वॉर से। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चला? 1766 से 1769। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस हैदर अली। इसमें क्या हुआ? नो कंक्लूजन फ्रॉम द वॉर, नो बेनिफिट फ्रॉम द वॉर, क्योंकि कंक्लूजन नहीं था। और नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो चुके थे। एक्सपेंडिचर ऑफ द वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिमिट क्रॉस हो चुका था, इतना खर्चा हुआ था। ठीक है, ये पहला रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न में हम लोग आते हैं। सेकेंड रीज़न हो गया आपका बंगाल फेमाइन। बंगाल में जो भूखमरी हुई थी 1769 से, ये आप देखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब खत्म हुआ? 1769। उसके बाद ही डायरेक्ट स्टार्ट हो गया बंगाल फेमाइन। वो था 1769 से 1773, वो भी 4 साल करीब चला। इसमें क्या हुआ, आपका नो रेन, इसमें आपका बारिश नहीं हो रही थी, तो एज ए रिजल्ट बिना बारिश के क्या हो गया, खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, देयर वॉज नो हार्वेस्ट। और क्योंकि खेती बाड़ी नहीं हो रही थी तो क्या हुआ, खाना नहीं मिल रहा था लोगों को। ये बहुत एक दर्दनाक हादसा था उस वक्त का। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी टाइम में टैक्स इंक्रीज कर दिया। जो फार्मर से या फिर लैंडलॉर्ड से, अलग अलग जगह से जो वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे एज ईस्ट इंडिया कंपनी, वो टैक्स इंक्रीज कर दिया। इतना बुरा हालत था, देखिए आप, कि बंगाल के 1/3 ऑफ पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन बंगाल के मर गए। आप ऐसे यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं उस वक्त के। तो क्या हुआ, अभी टैक्स तो इंक्रीज किया, लेकिन ऐसा श्योरिटी तो था नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स मिला टाइम टू टाइम, या फिर
जगह का हालत ही वैसा नहीं था जिससे रेवेन्यू जनरेट हो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो क्या हुआ, और बंगाल उस वक्त बहुत इन्फ्लुएंशियल एरिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सो उसी जगह से जब रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाया तो कंपनी का हालत धीरे धीरे और बिगड़ गया। पहले आया मैसूर वॉर और फिर बंगाल फेमाइन ने पूरा कमर हिला दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, टी ट्रेड डाउनफॉल। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से जाके अमेरिका में टी एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, इंडिया से टी लेके अमेरिका एक्सपोर्ट करते थे और वो भारी मात्रा में होता था, वहाँ से बहुत रेवेन्यू जनरेट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम जैसे आगे बढ़ता गया, वो जो बिजनेस था टी ट्रेड का, उसका 85% जो अमेरिका पहुंचता था उसका 85% डच जो स्मगलर्स थे वो लोग स्मगल करके अमेरिका में पहुंचाने लगे। सो क्या हुआ, डिमांड, जो चाय की डिमांड थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से गिर गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो चाय जो उन लोगों के पास जनरेट होता था डिमांड, वो गिर गया इवेंचुअली। सो उसका भी बहुत भारी नुकसान हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे तो चाय जनरेट हो रही है, यहाँ पे चाय जनरेट होने के कारण क्या हुआ, उन लोगों के गोडाउन्स वगैरह हर एक जगह पे वो लोग स्टॉक अप करके तो रखते थे, लेकिन सिंस सप्लाई नहीं दे पा रहे थे वो लोग, सो वो सब स्टॉक खराब होने लगे, फिर उन लोगों का रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाया। सो टी ट्रेड डाउनफॉल भी एक मेजर फैक्टर है जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक्रप्सी फेस किया। चौथा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है करप्शन। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मेजर जो ड्रॉबैक था वो उन लोगों के खुद के कंपनी को जो दीमक की तरह खा रहा था मेन कंपनी को, वो था करप्शन। देखिए पहला पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पेड लेस सैलरी टू इट्स ऑफिशियल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के सैलरी बहुत कम थे उस वक्त, लेकिन उसका एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि बट ग्रांटेड परमिशन टू इट्स ऑफिशियल्स टू इंडल्ज इन प्राइवेट ट्रेड। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिशियल्स को तो कम पैसा देते थे एज सैलरी, लेकिन वो सारे ऑफिशियल्स को परमिशन था कि वो लोग अपने प्राइवेट भी जाके, जैसे कंपनी में यहाँ पे हर एक आप ले लीजिए मॉडर्न डे कंपनी में जहाँ पे भी आप ज्वाइन करेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि यू कैन नॉट इंडल्ज इन प्राइवेट ट्रेड्स। कंपनी के नाम पे आप खुद का छोटा छोटा प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, इन ऑफिशियल्स को ईस्ट इंडिया कंपनी में ये परमिशन ग्रांट था कि वो लोग प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, निजी व्यवसाय वो लोग कर सकते हैं। उसके वजह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी मेड सिग्निफिकेंट लॉस एंड इट्स ऑफिशियल्स मेड ह्यूज प्रॉफिट। क्या हुआ, अगर एक कंपनी अलाउ कर दे अपने सारे ऑफिशियल्स को कि वो लोग प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हो सके, तो उसमें क्या होगा कि जो कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो प्रॉफिट लेवल है वो बहुत नीचे आ जाएगा, वो लॉस में चलने लगेगा। लेकिन ऑफिशियल्स तो अपना तो निकाल रहे हैं आराम से प्राइवेट ट्रेड से, सो ऑफिशियल्स के जेब पूरा भर्ती होने लगे, ऑफिशियल्स राइज करने लगे, वो लोग बहुत प्रॉफिट में इंडिविजुअली बहुत धनी हो गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए होल बहुत लॉस में चलने लगा। और देखिए इस करप्शन में ऐसा नहीं था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ऑफिशियल्स थे सिर्फ वो करप्ट थे, इसमें बहुत ब्रिटिश एमपीज, मिनिस्टर्स एंड अदर इन्फ्लुएंस पीपल इन ब्रिटेन में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन, एमपीज, मिनिस्टर्स, सारे लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी के इस करप्शन में इंडल्ज थे, ठीक है। तो ये एक मेजर रीजन था करप्शन, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बैंक्रप्सी फेस करना पड़ा। अभी जैसे हम लोग एक बार देख लेते हैं बैंक्रप्सी के 4 रीजन्स क्या थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फिर आया बंगाल फेमाइन, साथ ही साथ चला टी ट्रेड डाउनफॉल, और जो मेन रीज़न है वो था करप्शन, ठीक है। अभी हम लोग 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। देखिए हाँ, पहला तो मैंने लिखा ही है, द मेंशन फैक्टर्स लेड टू द बैंक्रप्सी ऑफ ईआईसी। ईस्ट इंडिया कंपनी इन रीजन्स के वजह से बैंक्रप्सी फेस किया। अभी देखिए पहले 1772 तक क्या चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी सालाना 4 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज टैक्स पे करती थी,
ठीक है। लेकिन 1772 में, क्योंकि वो लोग इतना बैंकरप्ट हो चुके थे, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन लोगों ने 1 मिलियन पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगा, क्योंकि कंपनी चल नहीं रही थी, कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, लोन मांग लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अभी देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको सालाना इतना पैसा मिल रहा था एक कंपनी से, इतना प्रॉफिटेबल कंपनी था, वो सडनली एक पॉइंट पे आके अगर बोल दे कि हम आपको टैक्स नहीं दे सकते, उल्टा आप हम लोगों को चलने के लिए लोन दो, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंखों में लगा। तो उन्होंने सोचा कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल में रखेंगे। उस हिसाब से क्या हुआ, देखिए तीसरा पॉइंट, देयरफॉर टू रिवाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। 1773 में इस वजह से ही रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। ठीक है, मेन रीजन क्या था एक्ट पास करने का, ये 4 नंबर पॉइंट, दिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मेन मोटो यही था इस एक्ट का कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कामकाज को रेगुलेट करे और उसको सुपरवाइज करे, नियंत्रण में लाए सारे कामकाज को। ठीक है, अभी हम लोग फाइनली जाके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के इम्पोर्टेंस में आते हैं। इस एक्ट में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स है, मेन कुछ तो मतलब अगर ब्रीफली समझाऊं कि इस एक्ट से क्या हुआ, तो ये एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रहेंगे, राइट, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब से आया था इंडिया में, तब से वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ टैक्स पे करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं था कि वो अपना कामकाज कैसे करे ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। सो अभी लेकिन इस एक्ट में क्या स्पेशल बात है कि ये पहला स्टेप था। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत कुछ पास किया, अलग अलग एक्ट्स, लेकिन ये वाला पहला स्टेप था जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रोल निभाया अपॉन ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट है, रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब से भेजा है तब से उसको सिर्फ प्योर ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के हिसाब से ही उसको देखा गया है हमेशा से, राइट। वो तो ट्रेड करने ही आई थी तो ट्रेडिंग कंपनी ही होगा। लेकिन क्या हुआ, ये एक्ट पास होने के बाद क्या हुआ, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, समझ में आ रहा है आप लोग को, जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको एक नाम मिला, उसको ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है, वो पॉलिटिक्स में भी घुस चुका है कंट्री का, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस भी है, वो लोग देश भी चला सकते हैं अभी इंडिया। ठीक है, ओके, ये सेकेंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट था। थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला था, इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का लेड फाउंडेशन कैसे हुआ, वो मैं आपको जब फीचर समझाऊंगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं एक बार बोल रहा हूँ पहले ही, जैसे पहले जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग करके फंक्शन करती थी 3-4, वो अभी सेंट्रल पावर के अंडर, हम लोग का अभी इंडिया जैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग होता है, लेकिन एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट। तो पहली बार इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग ये एक्ट के जो फीचर्स है और रेगुलेटिंग एक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में हम लोग अभी आ गए हैं, जो इस एक्ट के फीचर्स है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों ने पूरा समझ लिया, लेकिन अभी हम लोग एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द एक्ट। ओके, फीचर्स ऑफ द एक्ट में हम लोग पहला वाला फीचर देखते हैं। पहला वाले में लिखा हुआ है, डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
and created an executive council of 4 members to assist him. यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए पहले क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसीज थे और इन तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर इंडिविजुअल थे, राइट। अभी जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, इस एक्ट के बाद क्या चेंज हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइटल अभी चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखा गया, ठीक है। तो इनका टाइटल चेंज हो गया, ओके। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट को, यहाँ पे जो भी बैठेंगे इनके पोस्ट को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने मेंबर्स के थे? 4 मेंबर्स के, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। अभी देखिए पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारेन हेस्टिंग्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली 4 जो काउंसिल मेंबर्स थे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मेंबर्स थे, उनके ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन फिर भी सिंस वो लोग पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले 4 मेंबर्स थे, सो इसलिए यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया गया है। देखिए क्या क्या थे, कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, जॉर्ज मॉनसन, जॉन क्लेवरिंग और रिचर्ड बारवेल, ठीक है। तो क्या था इस फीचर में कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, उसके साथ ही एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया 4 मेंबर्स के, जो असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ये है पहला फीचर, ठीक है। सेकंड में हम लोग मूव करते हैं। सेकंड फीचर क्या है? सेकंड फीचर था मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी देखिए उस वक्त हम लोगों ने जैसे देखा था कि ये एक्ट ने क्या किया, ये एक्ट ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन ले किया इंडिया में पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड किया इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? देखिए पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बंगाल इंडिपेंडेंट थे, वो लोग अपना अपना जगह संभालते थे इंडिपेंडेंटली, राइट। अभी क्या हो गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, उसके साथ ही साथ उनको गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के ऊपर रख दिया। अभी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, वो लोग सबऑर्डिनेट रहेंगे, वो लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे रहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ओके, अगला पॉइंट में जाते हैं। ये था सेकेंड वाला, सेकेंड फीचर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। थर्ड फीचर में हम लोग जाते हैं। थर्ड फीचर में क्या बोला गया है कि एस्टैब्लिश्ड ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774 which comprises of 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। इस एक्ट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट भी 1774 में बनाया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में कहाँ पे? फोर्ट विलियम में, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास होने के पहले हम लोगों के यहाँ पे कोर्ट्स नहीं होते थे। ये बात गलत है कि कोर्ट्स नहीं होते थे, लेकिन वो जो कोर्ट्स होते थे वो थे दीवानी कोर्ट्स, और उस कोर्ट में, उन सब कोर्ट में मोस्टली जो यूरोपियंस होते थे उन लोगों के ट्रायल्स होते थे। इंडियन लोगों का ट्रायल मोस्टली कोर्ट्स में नहीं जाते थे। इंडियन लोग का ट्रायल्स कहाँ पे होता था? आपका पंचायत में, गांव पंचायत वगैरह ये सब में हो जाता था, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मल एक कोर्ट होता है वो पहली बार एस्टैब्लिश हुआ 1774 में। कहाँ पे? कलकत्ता फोर्ट विलियम, ठीक है। वो क्यों हुआ एक्चुअली? जो पहले के दीवानी कोर्ट्स थे वो जिन लॉज से चलते थे, इंडियन लॉज से, वो जो पहले के इंडियन लॉज से वो कोर्ट्स रन होते थे, वो ब्रिटिश को वो सब पसंद नहीं था। उनको वो सब लॉज टोटली ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स और अनसिविलाइज्ड ऐसे लगा, कि उन लोगों को लगा ये तो बहुत आउटडेटेड लॉज से चलता है यहाँ का कोर्ट सिस्टम, तो क्यों ना हम लोग फॉर्मल एक बिठा दे कोर्ट, ठीक है। तो इस फीचर से एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ। ये था थर्ड फीचर, ठीक है। फोर्थ फीचर में हम लोग आते हैं 4 नंबर में। देखिए यहाँ पे गया है प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। अभी देखिए जब मैंने आप लोगों को
बैंक्रप्सी के अंदर करप्शन का जो सेक्शन पढ़ाया था वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कैसे कि कंपनी के ऑफिशियल्स को अलाउड था, उन कंपनी के सर्वेंट्स को अलाउड था कि वो लोग प्राइवेट ट्रेड में एंगेज हो पाए, और इस वजह से वो लोग बहुत प्रॉफिट्स भी कमाया, सब लोगों ने इंडिविजुअली, ऑफिशियल्स ने। लेकिन ये एक्ट आने के बाद क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनको प्रोहिबिट किया, उनको रोका गया कि आप लोग अभी से कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकोगे। और साथ ही साथ सिर्फ ट्रेड ही नहीं, आप लोग कोई भी ब्राइब या फिर कोई भी प्रेजेंस, ये प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस लिखा हुआ है, कोई भी प्रेजेंस नहीं ले पाओगे फ्रॉम द नेटिव लोकल इंडियंस। ठीक है, तो ये था 4 नंबर पॉइंट। सो प्राइवेट 4 नंबर पॉइंट में क्या देखा कि प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम लोकल पीपल वो बैन हो गया। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं 5वां पॉइंट में। 5वां पॉइंट में क्या था, स्ट्रेंथेन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी by requiring the court of directors to report on its revenue, civil and military affairs in India। ठीक है, क्या हो गया कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजर कौन था, मैनेजमेंट लेवल में कौन थे, हम लोगों ने पढ़ा था पहले, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। पहले वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही पूरा मालिक थे, उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, सब लोग आपस में काम करते थे, किसी को कोई रिपोर्ट, किसी को कोई एक्स्ट्रा अपना कंपनी कैसे रन कर रहे हैं हम लोग, क्या प्रॉफिट है क्या नुकसान है, वो सब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी उन लोगों को, किसी को भी, नॉट इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी लेकिन ये हो गया कि ये एक्ट पास होने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या क्या सेक्शंस में, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जैसे भी करके सारा रिपोर्ट, फिर सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, कैसे सिविल अफेयर्स डील कर रहा है, मिलिट्री अफेयर्स कहाँ कहाँ क्या क्या डील करना पड़ रहा है इंडिया में, सारा कुछ का रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ा। और इस पॉइंट के लागू होने के पीछे क्या कारण था कि ये करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल आ गया पूरा कंपनी का। अभी कंपनी अपने मनमानी नहीं कर सकेगी, अभी सारा कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में था। ठीक है, एक चीज़ आपको मैं मिस हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जो पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था जहाँ पे गवर्नर जनरल के साथ असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया था, राइट। ये काउंसिल में क्या होता था, जब भी गवर्नर जनरल कोई भी एक लॉ पास करना है उसको अपने जो उसके कंट्रोल में एरियाज है, जहाँ पे भी उसको एक लॉ पास करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, वो एक मेजॉरिटी सिस्टम से पास होता था। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्या हुआ था, मोस्टली ये जो 4 मेंबर्स थे, ये जो 4 मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे, वो 4 मेंबर्स मोस्टली वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ही बोलते थे। वो लोग कभी मतलब फॉर में वोट नहीं करते थे। हम लोग का उन लोगों के हर एक वारेन हेस्टिंग्स का कोई भी डिसीजन में जब वोटिंग होता था कि वो पास होगा कि नहीं, तो ये चारों मेंबर्स मोस्टली रिजेक्ट ही करते थे, वो लोग वोट नहीं करते थे इस चीज़ में। ठीक है, तो क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स को बहुत मुश्किल फेस करना पड़ा। बाद ही फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको बहुत डिफ़िकल्टी फेस हुआ। ठीक है, इसके वजह से ही ये जो वारेन हेस्टिंग्स है, जब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उस पीरियड को ट्रायल एंड एरर पीरियड भी बोला जाता है हिस्ट्री में। ये आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के पीरियड को एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ट्रायल एंड एरर पीरियड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए, बहुत सारे नया नियम बनाया, कानून बनाया, लेकिन वो सब कभी सफल होते थे, कभी नहीं होते थे, कभी पूरा डिजास्टर्स डिसीजन होता था और कभी बहुत लाभदायक डिसीजन होता था। तो वो हमेशा ट्रायल एंड एरर हिसाब से ही चलने लगे, तो इसलिए उनका पीरियड को ट्रायल एंड एरर पीरियड बोला जाता है। तो हम लोगों ने फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सारा डिस्कस कर लिया, और हम लोगों ने पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन आप लोग सारा चैप्टर समझने के बाद
मोस्टली ये जो फीचर्स है लास्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जो 5 फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सिविल सर्विसेज में ये 4 फीचर्स के ऊपर आते हैं, राइट। हम लोग आगे चल के ऑब्वियसली MCQs या फिर अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, हम लोग बना के पब्लिश करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। अगर आप लोगों को अगर चाहिए वो अभी आप लोग का है नेसेसिटी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग डेफिनेटली उसको ट्राई करेंगे कि इम्प्लीमेंट करें जल्दी से जल्दी। तो चैनल नया है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हम लोग उतना आगे बढ़ेंगे और जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट में फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डिस्कस कर लिया। लास्ट में एक पॉइंट है जो आप लोग को बता दूं। देखिए, ये एक्ट जब लाया गया तो ऑब्वियसली पहला एक्ट था जो इंडिया में लाया गया है, राइट। क्या हुआ कि इस एक्ट में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो खामियां रहेंगी ही, क्योंकि पहला कुछ नियम बन रहा है और हर एक नियम में होता है कि कुछ ड्रॉबैक्स होते ही हैं, कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जो डिफेक्ट्स थे उसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और एक एक्ट पास किया जिसको बोला जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे चल के हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट और बाकी वेरियस एक्ट्स सारा कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्लीज़ ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, कहीं जहाँ पे भी आप लोग को मन करे आप लोग प्लीज़ जाइए, फॉलो कीजिए, ओके, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है अगले वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम। एक बार आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।